नमस्कार डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आज जो मैंने कल जिस टॉपिक पर वीडियो छोड़ा था उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो कल का टॉपिक था हमारा पित्त दोष के कर्म। पित्त दोष के कर्मों पर हमने विशेष चर्चा की थी और उससे पहला टॉपिक था हमारा वात दोष के कर्म, जिस पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी। लेकिन आज मैं थोड़ा जो मैंने टॉपिक में एक बात छेड़ी थी कल, उस टॉपिक को मैं लेना चाहूंगा। वो टॉपिक है हमारा पित्त और अग्नि। क्या ये दोनों एक हैं? पित्त और अग्नि क्या दोनों एक हैं, या इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, या ये दोनों अलग अलग हैं? तो मैं बेसिकली आपको ये चीज समझा दूं। मैंने बोला कि प्रत्येक दोष जो है वो दोष है गुणों का समूह। गुणों का समूह है प्रत्येक दोष। मीन्स ग्रुप ऑफ क्वालिटीज। बात दोष के लिए मैंने क्या बोला? तत्त, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, श्लू, अनिलः। पित्त के लिए पित्तम, सास्नेह, तीक्ष्ण, ऊष्म, लघु, विश्रम, सरम, द्रवम। तो पित्त के अंदर हम क्या देखते हैं? पित्तम सास्नेह, स्नेह युक्त। पित्तम सास्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, कटु, द्रवम। मतलब क्या है? पित्त एक ऐसा द्रव्य है जो तीक्ष्ण होता है, हॉट इन नेचर होता है, और लाइट होता है नेचर में, लघु होता है, कटु होता है यानी कि शार्प, और स्नेह युक्त होता है। इन सभी में स्नेह होता है, मतलब लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर इसका होता है। कंसिस्टेंसी लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर की इसकी होती है। लेकिन यदि हम अब बात करें अग्नि की, कि अग्नि का विश्लेषण करें तो अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? क्या अग्नि के अंदर स्नेह होता है? अग्नि का टेस्ट कटु होता है क्या? नहीं होता है। अग्नि एक महाभूत है। अग्नि एक महाभूत है। समझने का प्रयास करें। लेकिन अब आप कहेंगे, यहां एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि जब ये इस प्रकार से है तो फिर हम पाचन के लिए पित्त को, पाचन के लिए अग्नि को क्यों रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? दोनों में पाचन, अग्नि और पित्त क्यों है? चूंकि पित्त के अंदर उष्णता होती है, अग्नि का भी प्रधान गुण है उष्ण। तो ये उष्णत्व जो होता है एक दूसरे के सधर्मी है, सेम क्वालिटी। हमारे डाइजेशन के लिए भी हॉट नेचर जरूरी है। अब जब हॉट नेचर जरूरी है डाइजेशन के लिए, तो जब पित्त के अंदर ये ऊष्मा होती है, ये पित्त के अंदर ऊष्मा अग्नि की वजह से होती है, या फिर इसको कह सकते हैं अल्प मात्रा में अग्नि पित्त में विराजमान होती है। किसमें? पित्त में विराजमान होती है। इसलिए जो द्रव्य आपके पित्त को पेसिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं, वही द्रव्य अग्नि को भी शुद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो द्रव्य पित्त को शक्ति देते हैं वही द्रव्य अग्नि को भी शक्ति देते हैं।
अब देखिए एक एग्जाम्पल कि हमारे भागवत जी ने वात दोष के शमन के लिए तेल बोला है, पित्त के लिए घृत बोला है और कफ के लिए शहद बोला है। ये क्वेश्चन है भागवत अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आपको पढ़िएगा ये क्यों बोले गए हैं। बीच बीच में मैं होमवर्क देता जाऊंगा, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो भैया ये गलती आपकी है, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ सुनेंगे एक नेटफ्लिक्स से या अमेजॉन जैसी वेब सीरीज के लिए जिस प्रकार से हम बैठ के सुनते हैं उस प्रकार से मेरे वीडियोस को सुन लीजिए, बोरिंग रहेंगे, उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है कि अमेजॉन देख लीजिए, कोई वेब सीरीज देख लीजिए। और हाँ वैद्यगण, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और आयुर्वेद जगत के कई वैद्यों तक हम इन चीजों को पहुंचा सकें। तो क्या संदर्भ निकल के आया कि पित्त और अग्नि एक नहीं है बट समान धर्मी है। बट समान धर्मी है मतलब यदि आपको अग्नि को अच्छा करना है तो आपको पित्त पर ध्यान देना पड़ेगा, पित्त को अच्छा करना है तो अग्नि पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो द्रव्य आप चिकित्सा में यूज करने वाले हैं वो पित्त को भी बैलेंस करेंगे, अग्नि को भी शुद्ध करेंगे। अब यहां पर पित्त के अन्य कर्मों की तरफ हम चलते हैं जो कि कल हमने देखे थे। एक श्लोक आता है, मैं यहां पर इस पुस्तक से आपको पढ़ के बताता हूं, बड़ा श्लोक है। एक्चुअली मैं बता दूं, कॉलेज लाइफ में मैंने मोस्टली श्लोक याद नहीं किए थे, बेसिक इंपॉर्टेंट छोटे छोटे श्लोक याद करता था, लेकिन उसके अंदर का संदर्भ, उसके अंदर का कंसेप्ट बहुत मैं आज तक मेरे माइंड में रहता है। मैं आपको एक कहानी बता दूं महाभारत कालीन, कि महाभारत के समय पर अर्जुन जब भोजन कर रहे थे तो अर्जुन के लिए बोला गया था कि इनको अर्जुन को कभी अंधेरे में आपको भोजन नहीं देना है, अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन नहीं देना है। जब अर्जुन ने भी ये सुना कि मुझे अंधेरे में भोजन नहीं करना है तो ठीक है, उसके दिमाग में विचार आया। अब चारों तरफ पहले दिए जलते थे तो दिए के उजाले में बैठ करके अर्जुन भोजन कर रहे थे, बैठ करके अर्जुन भोजन कर रहे थे। तो उस भोजन को करते वक्त तेज आंधी आती है और सारे दीपक जल जाते हैं और अर्जुन ना तो उसे वो थाली दिख रही थी जिसमें रोटी थी और ना ही उसे अपना मुख हाथ दिख रहा था जिससे वो मुंह में भोजन डाल पा रहा था। फिर भी उसने सोचा कि जो है ये दिए सब बुझ गए हैं, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया है, फिर भी ये हाथ उस रोटी को तोड़ करके मुख के अंदर ही क्यों डाल रहा है, कान में क्यों नहीं डाल रहा, आंख में क्यों नहीं डाल रहा। तो उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि इतने वर्ष से तू भोजन कर रहा है, इतने वर्ष से तू खाना खा रहा है, ये तेरी प्रैक्टिस के कारण संभव हो पाया, आपकी प्रैक्टिस के कारण संभव हो पाया। तो अर्जुन के दिमाग में एक बात आती है कि यदि हम प्रैक्टिस करें तो कई चीजें हम बिना गुरु के भी आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अर्जुन रोज रात को जाकर के अंधेरे में तीर को निशाने पर लगाने का प्रयास करने लगा और उसके बाद उसमें काफी अच्छे कैरेक्टर डेवलप हुए धनुर्धर के रूप में। तो वही मेरा कहने का अर्थ है कि अगर श्लोक आप याद नहीं कर पा रहे और याद करने की सबसे अच्छी चीज है आप सुबह उठकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं कर पा रहे तो अर्जुन ने क्या सीखा, बेसिक अर्जुन को मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चली थी कि प्रैक्टिस से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो यहां मोरल ऑफ द स्टोरी है, यदि श्लोक याद नहीं हो रहे हैं तो उसके अंदर का सारांश क्या है, वो सारांश की वजह से आप चिकित्सा करेंगे, ना कि श्लोक सुनाएंगे पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो श्लोक है अग्निरेव शरीरे पित्तंतर्गतः कुपिता अकुपिता, मतलब पित्त के अंदर जो अग्नि है वो यदि कुपित हुई या अकुपित हुई, यानी प्रकुपित हुई या नॉर्मल कंडीशन में है तो वो क्या क्या काम कर सकती है। शुभ अशुभनी करोति, शुभ कार्य भी कर सकती है, अशुभ भी कर सकती है, यानी व्यक्ति को जीवन भी दे सकती है, मृत्यु भी दे सकती है। तद्यदा पंक्तिम अपंक्तिम दर्शनम अदर्शनम,
दृष्टि प्रदान कर सकती है। जब पित्त साम्यावस्था में होता है तो आपको पंक्ति मतलब पाचन, अपंक्ति मतलब आपका पाचन डिस्टर्ब कर सकती है। दर्शन देखने की, जो मैंने आपको बताया था उस दिन की विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपके जीवन में अंधेरा भी ला सकती है। आपको लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। मात्राम अमात्राम उष्णत्वम, इसकी मात्रा और मात्रा यानी इसकी रियल मात्रा की कितना इसका बैलेंस होना चाहिए। यदि पित्त साम्य अवस्था में है तो आपको जीवन देगा और यदि असाम्य अवस्था में है तो आपको जीवन नहीं देगा। प्रकृति विकृति वर्णो शौर्यम भयम क्रोधा, आपके वर्ण को निखारने का कार्य करेगा। शौर्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शौर्य मतलब सूरता, और यदि भाई इसका अगर बैलेंस बिगड़ गया आपके जीवन में तो आपको भय भी पैदा कर सकता है। डर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। क्रोध भी इससे आता है और हर्ष भी इससे आता है। अब हर्ष के बाद मोह भी। अब ये कैसे होता है? जितने अच्छे कर्म इसमें बैलेंस हो रहे हैं वो पित्त के बैलेंस साम्य अवस्था में है। उनका उग्र रूप पित्त के प्रकुपित अवस्था में है और पित्त क्षय पर उनका अल्प रूप सामने आता है। तो पित्त को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये पित्त इतना कामकाजी नेचर का होता है कि पित्त आपकी बॉडी में सत्व गुण जो होता है, मानसिक गुण, उसका प्रकाशक बोला गया है। पित्त आपकी बॉडी में उसका प्रकाशक बोला गया है। पित्त की वजह से जो अग्नि होती है, यदि पित्त बढ़ जाता है तो अग्नि तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है और ये तीक्ष्ण अग्नि आपको हाइपर थायराइडिज्म में भी देखने को मिलती है। ये तीक्ष्ण अग्नि आपको हाइपर थायराइडिज्म में भी देखने को मिलती है या हाई एपेटाइट में भी देखने को मिलती है। यहां पेशेंट का वजन बहुत तेजी से गिरता है, बॉडी की धातु पाचन बहुत तेजी से होता है, धातु पाक, मृत्यु तक भी ये ले जा सकता है। और पित्त में क्षय भी मृत्यु तक ले जा सकता है। इसलिए बोला गया है कि आपकी अग्नि जो है, अग्नि आपका जीवन प्रदायक है। काय चिकित्सा में, काय का अर्थ होता है बॉडी, तो आप काय चिकित्सा में बॉडी की चिकित्सा करते हैं और काय चिकित्सा में आप अग्नि की भी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि काय देह के साथ साथ अग्नि को भी बोला गया है। इसलिए यदि मैं कहूं आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा यदि करना चाहते हैं तो आपको उस पेशेंट की अग्नि का विचार पहले नंबर पर 100% करना चाहिए, क्योंकि कोई भी औषधि आप पेशेंट को देंगे, रोगी को देंगे, तो उसका पाचन तो अग्नि से ही होना है। उसके शरीर में यदि अग्नि है तो आप दुनिया के किसी भी रोग को समाप्त कर सकते हैं। जो मैंने लंदन चिकित्सा पर एक लेक्चर इसमें डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसका एक ब्रीफली मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं। जापान के साइंटिस्ट जिनको फास्टिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने अपनी नोबेल प्राइज की जो लेक्चर है, नोबेल प्राइज उस पर यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा, तो उसमें उन्होंने वो वीडियोस दिखाए, वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी दिखाई कि वहां पर किसी सेल्स को एक कुछ अंतराल के लिए, यानी उपवास जैसे रूप में भूखा रखा गया, यानी व्रत रखा गया, तो वहां वो सेल्स एक्टिवेट होकर के डेड सेल्स को खत्म कर रही थी। और डेड सेल्स और बेकार सेल्स, या बोले कि जो अनहेल्दी सेल्स होती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू समाप्त कर रही थी। और वहां उन्होंने इसको बताया कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। अब आप समझ लीजिए कि ये अग्नि अगर अच्छी ना हो सेल्स की, तो क्या सेल डाइजेशन अच्छा कर पाएगी? ये जो अग्नि है,
अग्नि यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म यदि किसी सेल का अच्छा नहीं है तो ये सेल फेगोसाइटोसिस, ठीक है, इसने अंदर अनहेल्दी सेल को इसने अंदर निगल लिया, आ गई अनहेल्दी सेल्स। अब इसका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये पाचन प्रोसेस इसकी अच्छी नहीं है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इसका ठीक नहीं है, इसकी कोशिका की अंतराग्नि ठीक नहीं है, जिसको मैं बोलता हूं भूताग्नि। अग्नि है, बताइए ना हमारे धात्वाग्नि, पाचकाग्नि, भूताग्नि। अगर इसकी भूताग्नि ठीक नहीं है तो ये सेल भी अनहेल्दी हो जाएगा, और ये सेल भी अनहेल्दी हो गया। एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल और सातवीं सेल, इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बढ़ती जाएंगी, और ये कैंसर सेल्स आगे जाकर के ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, और ये ट्यूमर जो है बॉडी के अंदर फैलता जाता है। फिर से मैं समझाता हूं कि एक सेल आपके पास में, ये कैंसर की सेल है। अब इस सेल ने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करी, ये सेल आ गई कैंसर की सेल, और इसने अंदर कैंसर की सेल को निगल लिया। अब ये सेल अंदर पहुंच चुकी है, और यदि इसका अंदर का सेल का पाचन ठीक नहीं है या सेलुलर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो क्या ये सेल इसको, कैंसर सेल को मार पाएगी? नहीं। तो ये एक सेल के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सेल, सभी सेल्स, जिस प्रकार ये सेल्स ने इस सेल्स को बीमार कर दिया, जब ये सेल्स को पचा नहीं, कैंसर सेल्स को अंदर निगल तो लिया लेकिन पचा नहीं पा रही है, उसको नष्ट नहीं कर पा रही है, तो ये खुद भी तो बीमार होगी, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती जाएगी और एक ट्यूमर कन्वर्ट होगा। ये ट्यूमर कन्वर्ट होकर के ह्यूमन बॉडी के अंदर फैल जाएगा, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस के थ्रू आपके नोड्स में फैल जाएगा, यानी कि नोडुलर ग्लैंड्स में, जिनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी बोलते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स को भी अपने कैप्चर में कर लेगा, और उसके बाद बचना इम्पॉसिबल है, ये आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन यदि पाचन की प्रोसेस, जो कि उन्होंने प्रूव किया जापानीज साइंटिस्ट ने अपने उसमें फास्टिंग में, कि यदि आप कुछ समय के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या व्रत रखते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर रहा है व्रत, अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो सेल आपकी भूखी हो जाएगी, सेल के अंदर स्टारवेशन बढ़ जाएगा। और भूखा आदमी क्या नहीं करता है, भूखा आदमी तो कचड़ा भी पचा लेता है। तो ये कचड़ा जो बॉडी के अंदर अनहेल्दी सेल्स हैं, इसको भी पचा करके डाइजेशन के बाद किल करेगा, और ये किल करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ओनली हेल्दी सेल्स सबसे ज्यादा होंगी, और कैंसर नाम का रोग समाप्त हो जाएगा। इवन कैंसर ही नहीं, कोई भी शरीर के अंदर रोग आता है तो कोशिका खराब होने, क्योंकि आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल है, और यदि सेल खराब हो गई तो खराब हो जाएगा। अब पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है, तो वो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स भी यदि खराब हो जाती हैं तो फिर तब भी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। बीटा सेल्स जिनको बोलते हैं, ग्लूकागॉन बनता है अल्फा सेल्स में, वो भी खराब हो गई तो फिर तभी तो डायबिटीज होती है। तो हमें अपनी अग्नि को ठीक रखना है। यदि हमारी अग्नि बेस्ट क्वालिटी की होगी तो आपके ये सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड पर चली जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपनी चिकित्सा में पेशेंट्स को
अग्नि पर विचार जरूर करने के लिए कहिए और अग्नि को आप जरूर देखिए। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर इसी समय पर आपसे मिलूंगा। यदि आप लाइव सेशंस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आपसे चर्चा कर सकता हूं, आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। चलिए, धन्यवाद।